यूपी की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर आज फैसला हो सकता है। आज सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की एक उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है और इसी में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। फिलहाल यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द होने के कयास लगाए जा रहे हैं। सोमवार को भी जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द हुई थी तो पीएम के फैसले को सीएम योगी ने ट्वीट करके सही बताया था। आपको बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड 12वीं में 26,10,316 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। तो बोर्ड परीक्षा का आखिर क्या होगा, इस पर अभी फैसला आना बाकी है। आज इस पर फैसला हो जाएगा। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने अपनी 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। उसके बाद आईसीएसई बोर्ड ने भी 12th के एग्जाम्स को रद्द कर दिया है। उत्तराखंड सरकार भी यह फैसला ले चुकी है और अब नजर यूपी सरकार पर है। उसे लेकर आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की एक उच्च स्तरीय बैठक सीएम योगी के साथ भी हो सकती है। और अब बड़ी खबर, यूपी में लगातार कोरोना के केस जो है कम हो रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटों में जो केस आए वो है 1514। बुधवार को 4,939 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। रिकवरी रेट ये रहा और प्रदेश में 24 घंटे में 115 कोविड पॉजिटिव की मौत हुई है। प्रदेश में अब 28,694 एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच गई है। हालांकि जो नए पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो कल के और परसों की तुलना में थोड़े से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। मामूली सा अंतर है। पहले जहां 1400 के करीब केसेस आए थे, 1500 से नीचे आंकड़ा था, लेकिन इस बार 1500 से ऊपर ये भी पहुंचा है। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, प्रदेश में मौजूदा कोरोना की स्थिति एक बार फिर से बहुत मामूली सा इजाफा, बहुत ज्यादा इजाफा तो इसको नहीं कहा जाएगा, बहुत मामूली सा इजाफा, लेकिन जो मृत्यु दर है वो चिंता का विषय बनी हुई है। क्या इस पर विचार किया जा रहा है बैठकों में? राजीव, देखिए, कोरोना के मामले अगर हम पिछले 3 दिनों से कंपेयर करते हैं, 2-3 दिनों में, तो उसके बाद निश्चित रूप से उनमें कुछ बढ़ोतरी दिख रही है। बहुत हल्की सी है हालांकि, लेकिन बढ़ोतरी है। दूसरी तरफ अगर हम मौत के आंकड़ों को देखें तो निश्चित रूप से देखिए राजीव, पहले के मुकाबले अब मौत के आंकड़े जो हैं वो कम हुए हैं कुछ। अगर हम देखें जहां पहले 200 इस तरह से लगभग 170-80 के आसपास रोजाना 24 घंटे में मौत के मामले सामने आते थे, वो 115 के आसपास आ गए हैं। तो मौत के मामलों में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमी आई है अगर हम देखते हैं। इसके अलावा अगर लखनऊ के कंटेक्स्ट में बात करें तो लगातार तीसरा दिन है जब 100 से नीचे मामले सामने आए हैं। लखनऊ में भी 2 दिन पहले मौत का आंकड़ा जो था वो 28 तक चला गया था, यानी 24 घंटे में 28 कोरोना पॉजिटिव की मौत, लेकिन अब उसमें भी गिरावट आई है, 10 से नीचे आई है ये संख्या। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो अब राहत देने वाले हैं, लेकिन देखना ये होगा कि अब देखिए अनलॉक की प्रक्रिया कह सकते हैं, कोरोना कर्फ्यू जो लगा हुआ था जगह जगह वो हट रहा है, तो ऐसे में उनका किस तरह से परिणाम सामने आता है ये भी देखना होगा। और उम्मीद जताई जा रही है आज भी कुछ जिले हैं जहाँ पर 600 से कम केस होंगे, उनमें राहत शुरू हो सकती है, उनके लिए आदेश जारी हो सकते हैं। तो धीरे धीरे अनलॉक की जो प्रक्रिया ये चल रही है, कोरोना कर्फ्यू जो हट रहा है लगातार धीरे धीरे, निश्चित रूप से ये देखना होगा उसका क्या रिजल्ट अब सामने देखने को मिलता है। बहरहाल केसेस कम होने के बाद लोगों को राहत भी मिल रही है और जो नॉन कोविड के मरीज हैं उनके लिए अब ओपीडी चलाने का 4 जून से निर्देश हो गए, उनकी सर्जरी के निर्देश हो गए, यानी चीजें धीरे धीरे करके हम कह सकते हैं अब सामान्य की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन एहतियात की फिर भी जरूरत है। बेशक अनलॉकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा ना हो कहीं फिर लापरवाही और एक बार फिर से चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो इतने दिनों बाद अब ढलती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही है, एक बार फिर से उसमें उछाल आ जाए। आप नजर बनाए रखिए शैलेश, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दे दे। बेसिक शिक्षा विभाग में कोरोना से 1474 कर्मियों की अब तक मौत हो चुकी है। विभाग ने यह रिपोर्ट शासन को सौंपी है और उसमें इस बात को कहा गया है 1 अप्रैल 2020 से लेकर मई 2021 तक 812 कर्मियों की दूसरी वजह से मौत हुई है, अलग कारणों से। और स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने शासन को कर्मियों के ये पूरी लिस्ट भेजी है जिसमें जिक्र है कि 2020 अप्रैल से लेकर 2021 तक मई तक कितने कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जिसमें कोविड से जान गंवाने वाले कितने लोग हैं और अन्य कारणों से जिनकी मृत्यु हुई है उसका भी जिक्र है। बेसिक शिक्षा विभाग में कोरोना से 1473 कर्मियों की मौत बीते 1 साल में हो चुकी है। एक बहुत बड़ी खबर मिले, 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। अशोक कुमार राय को एसपी मैनपुरी बनाया गया है। अशोक कुमार एसपी फिरोजाबाद बनाए गए हैं। अजय कुमार हरदोई के एसपी बना दिए गए हैं। कुछ ये बदलाव हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। ये बहुत बड़ी खबर, सुधा सिंह को महोबा का एसपी बनाया गया। शैलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश,
ये रूटीन बताया जा रहा है, रूटीन ट्रांसफर नियुक्तियां हुई हैं या कोई दूसरा कारण? राजीव देखिए, कोई भी ट्रांसफर जो है उनको रूटीन नहीं समझा जा सकता। निश्चित रूप से प्रक्रिया रूटीन जरूर हो सकती है, लेकिन हर तबादले के पीछे पूरा गुणा गणित होता है, यानी ये देखा जाता है, समीक्षा की जाती है हर चीज़ की कि किसको कहाँ पर पोस्टिंग देनी है, कहाँ पर किस तरह की व्यवस्था करनी है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है शैलेश, आप अपनी बात रखें। लगता है तक उनसे जो है संपर्क टूट गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। ये ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, कुछ को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और प्रोसेस प्रक्रिया वाकई जो है वो जो पहले से अपनाई जा रही है वही है, लेकिन पीछे वजहें जरूर होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। वाराणसी में पुरातन इमारतों को लेकर प्रशासन सख्त है। जिलाधिकारी ने 1 हफ्ते के भीतर जर्जर इमारतों के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है और उसके साथ ही कहा कि अगर भवन स्वामी खुद अपनी इमारत का ध्वस्तीकरण नहीं करते तो नगर निगम अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण कराए और उसका खर्च भवन स्वामी से वसूले। भदोई में एक मकान में रखे हुए विस्फोटक सामग्री में हुआ विस्फोट। मकान के पिछले हिस्से में बनी बाउंड्री वॉल टूटी, आसपास के मकानों के शीशे हुए चकनाचूर। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पुलिस के मुताबिक पटाखे के बारूद की वजह से विस्फोट हुआ। मिर्जापुर के रमाई पट्टी में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर युवक की हत्या कर दी गई। सिंचाई विभाग में चालक पद पर तैनात था युवक। गोली मारने के बाद बाइक सवार मौके से भाग निकले। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। गोरखपुर में 2 युवा आईपीएस ने संभाली कमान। लॉकडाउन में बेवजह सड़क पर घूमने वालों के चालान काटे गए। कोविड नियमों में कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है नियमों का। आजमगढ़ में बदरा थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ चली गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। मामले में कार्रवाई करते हुए तहसीलदार मार्टिनगंज में घटना के मुख्य आरोपी जेल में बंद शाहजहां उर्फ नैयर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर धराशायी किया। बस्ती के छावनी थाना इलाके के बंजरिया गांव में बैंक कर्मचारी से लूट। एसबीआई बैंक से रुपए निकालकर ग्राहक सेवा केंद्र पर जा रहे संचालक को मोटरसाइकिल सवार 3 लुटेरों ने निशाना बनाया। तमंचे के बल पर 2.5 लाख रुपए छीन कर फरार हुए। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का मुआयना किया है। गोंडा विस्फोट के बाद घर गिरने और 8 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जो परिवार विस्फोट का शिकार हुआ वो शादियों में मनिहारी का काम करता था और मौके से कई सुतली बम भी बरामद हुए हैं। गोंडा जिले में हुए भारी विस्फोट में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के बाद हरकत में आया बलरामपुर प्रशासन। नगर क्षेत्र में चूड़ी मार्केट इलाके में एसडीएम और सीओ सिटी ने बड़ी पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की। आबादी के इलाके में पटाखों का अवैध भंडारण करने की सूचना मिली थी। चंदौली पुलिस ने 36 घंटे में एक डॉक्टर को फिल्मी स्टाइल में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया। फिरौती के 40 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। तो पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खबर कानपुर से। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाने के मामले में पुलिस ने 5 नामजद लोगों समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर कानपुर के नौबस्ता थाने में ही दर्ज हुई है। और अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने के आरोपी लोगों की पहचान करने में जुट गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल आरोपियों का किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। यह मामला कानपुर नौबस्ता थाना इलाके के उस्मानपुर का है, जहां पर जन्मदिन पार्टी में शामिल होने आए हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पुलिस अपने साथ ले जाने लगी। तभी कुछ लोगों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस से धक्का मुक्की शुरू कर दी और हिस्ट्री शीटर को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर भगा दिया था। तो ये पूरा मामला है। बीजेपी नेता का भी इसमें जो है नाम सामने आया है कि पुलिस ने जीप पर बिठाया। बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया ने यहाँ बर्थडे पार्टी रखी थी। इसी पार्टी में ये हिस्ट्री शीटर भी आया था। हिस्ट्री शीटर आया था तो पुलिस भी आ गई पकड़ने के लिए, लेकिन वहां पर लोगों ने उसे छुड़ा दिया। आज थाना नौबस्ता की टीम द्वारा एक हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ
2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। कई सारी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस इस घटना के संबंध में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है व आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर गोंडा विस्फोट मामले में मलबे के पास से 2 सुतली बम बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक परिवार के पास पहले आतिशबाजी रखने का लाइसेंस भी था, लेकिन पुलिस ने मौके से मिले सुतली बमों को जांच में शामिल नहीं किया। पुलिस हादसे को सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट से जोड़कर ही जांच कर रही है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। गोंडा ब्लास्ट मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। 2 सुतली बम बरामद हुए हैं जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था वहां से, और आरोप लोगों का ये कि इस एंगल से पुलिस जांच नहीं कर रही, इसको केवल सिलेंडर ब्लास्ट मान रही है। टिकरी गांव में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद ये मकान धराशायी हो गया, जिसकी जद में आने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। 7 लोग घायल, जिनका इलाज चल रहा था। पूरे परिवार में मातम। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि परिवार पहले आतिशबाजी का सामान भी रखता था और 2 सुतली बम भी उस जगह से मिले हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ था। और अब बात गली गली डर की, क्योंकि घर घर खंडहर हो गए हैं। वाराणसी में जर्जर इमारतें खतरे की घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि जो कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उधर वाराणसी के जिलाधिकारी ने नगर निगम को ऐसी 400 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है, लेकिन नगर निगम के लिए इस आदेश का पालन करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जर्जर इमारतों से सावधान, गलियों के शहर में मंडरा रहा है खतरा। बनारस को गलियों का शहर कहते हैं, जहां बहुत सी गलियां हैं और इन गलियों में बहुत सी इमारतें। लेकिन इन इमारतों के बीच कई ऐसी भी हैं जो बनारस के लिए अब खतरा बन गई हैं, जो मॉनसून आने पर किसी भी बड़े हादसे की शक्ल ले सकती हैं। और इसी खतरे को देख जिलाधिकारी ने 400 मकान मालिकों को नोटिस जारी कर इन्हें जमींदोज करने का निर्देश दिया है। नगर निगम का जो अधिनियम होता है उसके अंतर्गत ये पावर नगर निगम में रेस्ट करती है। उसी के अंतर्गत ऐसे भवनों के स्वामियों को या जो उसमें निवास कर रहे हैं उन लोगों को नोटिस दिए जाते हैं, उसका तकनीकी परीक्षण कराया जाता है। नगर निगम की इंजीनियर्स की टीम जिस भवन को सर्टिफाई कर देती है कि मरम्मत योग्य नहीं है और जर्जर है, इसका गिराया जाना ही जरूरी है, उनको फिर नोटिस फाइनल करके गिराने का बाकायदा आदेश दिया जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कहीं बहुमंजिला भवन झुके हैं तो कहीं बल्ली के सहारे टिके हैं, तो कहीं दीवार झड़ गई है जो कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे भी हादसे बताकर नहीं आते। इस वक्त हम रानी कुआं इलाके में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे ये देखिए, ये मकान है 20/24 इसका नंबर है और नगर निगम की लिस्ट में ये भी जर्जर मकान की श्रेणी में आता है। तो आप देखिए इस मकान की स्थिति देखिए, इस मकान के ऊपर देखिए, ऊपर का हिस्सा भी आप देखते रहिए, ये जर्जर है। नीचे ये स्थिति हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये पूरी तरह से नीचे टूट चुका है। और इसके साथ ही जहाँ ये मकान मौजूद है वहाँ की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को खतरा है और ध्वस्तीकरण का नोटिस इन्हें भी दिया गया है। लेकिन नगर निगम के सामने मुश्किल इस बात की है कि ज्यादातर जर्जर मकान विवादित हैं और अदालती प्रक्रिया में हैं। ऐसे में उनके सामने ध्वस्तीकरण बड़ा चैलेंज है। लगभग इसको हम कम से कम नहीं तो 10 साल से देख रहे हैं, 10-12 साल। कुछ लोग रहते भी हैं? हाँ, इसमें किराएदार लोग रहते हैं और मकान मालकिन जो है वो चिताईपुर के पास BHU के पीछे कहीं रहती है, जो सालों साल आती नहीं है और न किसी से जल्दी बात करती है। हमें लग रहा है कि 2-3 बार नगर निगम के लोगों ने नोटिस भेजने की भी कोशिश किया था और एक आध बार तो उसने लिया है और 1-2 बार लेने से भी इनकार कर दिया है। तो आप लोगों को डर सताता है? बहुत डर सताता है। इधर की तरफ तो आने में लगता है कि कब न ये गिर जाए, और कल हादसा हो ही गया। बनारस को हादसों से बचाना है तो इन इमारतों को ढहाना ही होगा, लेकिन तंग गलियों के बीच इन इमारतों को ध्वस्त कर पाना क्या वाकई इतना आसान है? इसका जवाब भी प्रशासन को खोजना ही होगा।
वहीं सवाल उन लोगों का भी है जिनकी ये इमारतें हैं, क्योंकि प्रशासन का आदेश है कि ध्वस्तीकरण का खर्च मकान मालिकों से ही वसूला जाए। ऐसे में यह आदेश कब पूरा होगा, इसका इंतजार है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अवध क्षेत्र की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लखनऊ के कल्ली पश्चिम स्थित पुलिस लाइन में रिक्रूट कांस्टेबल सुमित ने सुसाइड कर लिया। आरक्षी 31 मई को पुलिस लाइन में ट्रेनिंग के लिए पहुंचा था और बताया जा रहा है कि आरक्षी मानसिक रूप से तनाव में था। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। बाराबंकी में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में इलाज न मिल पाने की वजह से 6 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। बीजेपी के पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित ने ग्रामीणों के साथ स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने पर वो बैठे। अमेठी पहुंचे मंत्री मोहसिन रजा ने सपा सांसद एसटी हसन पर निशाना साधा और कहा कि वो चाहते हैं समाजवादी पार्टी जियो शरिया कानून, वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिताओ शरिया कानून लाओ और इसकी बोली आईएसआईएस की बोली एक जैसी है। ये देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं। सुल्तानपुर में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैदी का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। सूचना मिलते ही प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मच गया। 2 दिन से लगातार प्रयागराज में कोरोना कर्फ्यू नहीं है। ऐसे में काफी दिन बाद सड़कों पर चहल पहल दिखी, लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। फतेहपुर में रूरल इंजीनियरिंग विभाग में सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। विभाग के प्रमुख और अधिशासी अभियंता नीरज कुमार नियमों को ताक पर रखकर रिटायर्ड दागीदार कर्मचारी रविंद्र सिंह को न केवल नियमित दफ्तर में बुला रहे हैं, बल्कि उसे ऑफिस भी सारी वित्तीय जिम्मेदारियां दे रखी हैं। कौशाम्बी में कलयुगी बेटे ने प्रेम संबंध के रास्ते में बाधक बनने पर अपने पिता की हत्या कर दी। बेटे ने हत्या की वारदात को अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। आरोपी बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। और में अवैध शराब की फैक्ट्री का 17 मार्च 2021 को पुलिस ने भंडाफोड़ किया था और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने फरार 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। दिव्यापुर के विकास कुंज में ये अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आज किस तरह की हलचल रहने वाली है। यूपी में क्या खास रहने वाला है, कौन सी खबरें जिन पर रहेगी हमारी नजर। यूपी बोर्ड की 12th की परीक्षाओं पर आज फैसला हो सकता है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम योगी के साथ आज डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की एक बैठक भी हो सकती है। आपको बता दें फिलहाल यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर आज फाइनल फैसला हो जाएगा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। वैक्सीनेशन के साथ कोरोना की स्थिति पर मंथन किया जाएगा। 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील की समीक्षा भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूपी के 734 स्थानीय विकास प्रतिनिधियों के साथ कोरोना की मौजूदा स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक भी करेंगे। यूपी में आज से निःशुल्क राशन वितरण भी शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्रों को ये राशन दिया जाएगा। गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा निगम बोर्ड निकाय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों से जुड़ा जो मामला है उसमें हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होनी है। सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा और ये पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद मूल्यांकन के आदेश का इंतजार है और आज शासन स्तर से मूल्यांकन को लेकर बड़ा आदेश आएगा। सभी छात्रों को सरकार के मूल्यांकन के आदेश का ही इंतजार है। उत्तराखंड सरकार ने 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और अब इंतजार है मूल्यांकन का। इसके अलावा आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन है। दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में ये किसान धरना कर देने वाले हैं और प्रदर्शन कर रहे लोग टोल फ्री किए जाने की मांग कर रहे हैं कि इस जगह को टोल फ्री किया।